हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, पुलिस, आर्मी, आरबीआई, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हो, देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? क्या पूछा गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण मिलते हैं। यहां पे पूछा गया है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। डिटेल देख लेते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण मिलता है। यहां पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी अवधारणा जो दिया था वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। इस ऑप्शन को भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्हें आधुनिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी, ग्रीक यूनानी, जर्मन या ब्रिटिश? कौन सी भाषा से लिया गया है? यह ग्रीक यूनानी भाषा से लिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। अर्थशास्त्र शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिकोस या आइकोनोमिया से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंधन। यह भी पूछा गया प्रश्न है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंधन। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद इकोनॉमी क्या कहलाती है? मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। इनका दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है। डिटेल देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कोई आयात या निर्यात नहीं होता है। इनका अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की इसमें जरूरत नहीं होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार क्या है? विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, उसका आधार क्या है? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, मानव संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर या आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध के आधार पर? तो किस आधार पर वर्गीकृत किया है? यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया है। डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई। यह मानदंड किसी देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति की औसत आय को दर्शाता है। विश्व बैंक प्रतिवर्ष 1 जुलाई को देशों को 4 आय समूह में बांटा है। अलग अलग आय के आधार पर 4 आय समूह में बांटा है। वो कौन से हैं? कम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। इस तरह से 4 समूह में वर्गीकृत किया है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसका मुख्यालय कहां है? तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका में है और सदस्य संख्या कितनी है? तो 189 है। इसके अलावा विश्व बैंक विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। इनमें से कोई भी प्रश्न, कोई भी फैक्ट बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यहां पे ऑप्शन में देखें, नीति आयोग,
यह योजना आयोग की जगह में आया था। 1 जनवरी 2015 से प्रभाव में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ करता है। डिटेल देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो किस आधार पर करता है? 3 प्रकार से, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, 3 प्रकार से गणना करता है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसकी गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में ही कर दिया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई थी? 20 रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की। उसमें अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। और सदस्य कौन थे? प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल और प्रोफेसर वी.के.आर. राव, ये 2 सदस्य थे। इसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग एनएसओ, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 2005। दोनों में अंतर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में हुई थी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 2005 को हुई थी। दोनों फैक्ट में अंतर है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? जो एसडीआई इंडेक्स होता है उसका आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर? तो क्या आधार है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या आधार है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। डिटेल देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के 3 आधार हैं। स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? किसने विकास किया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक का पहली बार प्रकाशन 1990 में किया गया था। जारी करने वाली संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के आर्थिक नियोजन का अनुसरण किया? भारत में जो आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, किस देश का अनुसरण किया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन? किस देश का? रूस। उस समय यूएसएसआर था, अभी रूस का अनुसरण किया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत ने रूस के आर्थिक नियोजन का अनुसरण किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। किसका गठन किया? राष्ट्रीय नियोजन समिति। उसके बाद 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नाम से 15 वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इसी योजना आयोग की सिफारिश पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। अभी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, दीपक मोहंती, विवेक देवराय। कौन है? कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। इंपॉर्टेंट डेट है। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों रूप से सुझाव देता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक रुपए का जो नोट होता है उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या उपाध्यक्ष नीति आयोग। तो किसके साइन होते हैं? एक रुपए के नोट में वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। उसके अलावा जितने भी नोट होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, एक रुपए को छोड़कर। और ये कहां से इनको शक्ति मिलती है? तो आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। और एक रुपए में किसके साइन होते हैं? तो वित्त सचिव भारत सरकार के। मानव विकास सूचकांक की जनक संस्था कौन सी है? जो एचडीआई इंडेक्स जारी करता है उसकी जनक संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूबी या यूएनडीपी। तो कौन सी है जनक संस्था? ये यूएनडीपी है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई 3 आधार पर जारी करता है। 3 आधार को माना है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया है। पहली रिपोर्ट 1990 में जारी हुई थी। और जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने और कब लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कौन है? ये दादा भाई नौरोजी हैं। 1901 में ये पुस्तक लिखी गई थी और ये अंग्रेजों के धन बहिर्गमन से संबंधित थी। उसके क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े थे इसका वर्णन मिलता है। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1901 में। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, हालांकि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, तो इनको भी देख लीजिए। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर और जेम्स हिक्की बंगाल गजट, राजेंद्र प्रसाद द्वारा सत्याग्रह एंड चंपारण इंडिया डिवाइडेड। तो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई करता है। भारतीय रुपया, बैंकिंग प्रणाली और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा? ये रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं? जो इंडियन करेंसी है उसके नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं? तो ये 4 जगहों पर मुद्रित होते हैं। उनमें से कौन सी जगह है? नई दिल्ली, आगरा, नासिक, मुंबई। तो एक जगह नासिक है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। इसके अलावा जो 4 जगहें हैं जहां पे भारत के मुद्रा प्रिंटिंग किए जाते हैं वो कौन सी है? नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। इसमें से नासिक और देवास, इसमें भारत सरकार का स्वामित्व है। मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल में इसमें आरबीआई का स्वामित्व है। ये आरबीआई के अंडर में आते हैं। और नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस ये भारत सरकार के अंडर में आते हैं। चारों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए।
भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह, के एम मुंशी। तो कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। ये भारत के महान इंजीनियर हैं, इन्हें फादर ऑफ इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन 15 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है और इनके जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में, इंजीनियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नियोजित अर्थव्यवस्था में इन्होंने 10 साल में भारत की आय दुगना करने के आधार प्रस्तुत किए हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंट बुक है। इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर, अहमदाबाद पुणे या चेन्नई गुवाहाटी में? तो कहां पे इसका प्रकाशन किया जाता है? ये मुंबई और दिल्ली में, दो जगहों से प्रकाशन किया जाता है, मुंबई और दिल्ली में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, उनको भी देख लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई दिल्ली में, भाषा इसकी अंग्रेजी है। हिंदुस्तान टाइम्स कहां से प्रकाशित होता है? तो दिल्ली और पटना से, भाषा इसकी अंग्रेजी। द हिंदू बेंगलोर, चेन्नई और कोयम्बटूर में, अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, अंग्रेजी भाषा में। द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये भी अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो एक तो फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहां पे है? लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, नागपुर में। तो कहां पे है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां पे सिडबी का मुख्यालय है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां पे है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। सिडबी जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के क्षेत्र में वित्त पोषण, विकास और प्रचार में के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। सिडबी एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है और उसे मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम भारत, जकार्ता, मनीला या लियोन? तो कहां पे स्थित है? ये भारत में स्थित है, भारत के गुरुग्राम में स्थित है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसके अलावा कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन उनको भी देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापना हुई थी और कहां पे? मनीला, फिलीपींस में। एशियान की 1967, जकार्ता, इंडोनेशिया। राष्ट्रमंडल 1931 में लंदन, ब्रिटेन में मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन 1991 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम। G8 1975 में स्थापना वर्ष है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ओपेक 1960 में वियना, ऑस्ट्रिया। रेड क्रॉस 1863 जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इंटरपोल 1923 में स्थापना वर्ष है और मुख्यालय कहां है? लियोन, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? इंटरनेशनल ट्रेड का मुख्य रक्षक कौन है? IMF है, IBRD है, WTO, IFC। तो कौन है ये? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख रक्षक कौन है? विश्व व्यापार संगठन, WTO है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों की देखरेख करने वाली एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। WTO अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर दुनिया की आर्थिक नीति को बनाता है, आर्थिक नीति को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1952, 1953 या 1954 में? तो कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। डेट याद रखिए,
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था। ये पंचवर्षीय योजनाओं की जो योजनाएं होती थी उसको अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता था। राज्य सरकारों और योजना आयोग के बीच में ये एक समन्वयकर्ता के रूप में भी कार्य करता था और इसको श्री संथानम ने इस परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद या सुप्रीम कैबिनेट की भी संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सर्वोच्च मंत्री परिषद या सुपर कैबिनेट किसको कहा गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। और किसके द्वारा? श्री के संथानम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? कौन सा दशक है जिसमें भारत की जनसंख्या दर क्या रही है? नकारात्मक रही है। 1901 से 11 का दशक, 11 से 21 का दशक, 21 से 31 का दशक, 31 से 41 का दशक। तो कौन सा दशक रहा है? ये 1911 से लेकर 1921 का दशक रहा है जिसमें भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही है। और कितनी रही है? 0.31% नकारात्मक रही है। 1901 से 1921 के दशक के बीच भारत की जनसंख्या दर स्थिर थी। इस कारण 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। 1921 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया, उसके कारण मृत्यु दर घटने लगी और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। तो कौन सा दशक रहा है? 1901 से लेकर 1921 तक। इस तरह से हमारी अर्थशास्त्र की आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जीके जीएस की सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।